नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं अपनू उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। बैठक में खिलाड़ियों को 4% आरक्षण बिल विधानसभा में लाने, चाइल्ड केयर लीव के दौरान 100% वेतन भत्ते देने और कर्मचारियों के वाहन भत्ते देने सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फैसला किया गया। वहीं इस बैठक में आबकारी नीति और विधानसभा के सत्र को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी मुख्य सचिव एसएस संधू ने दी। चाइल्ड केयर लीव जो मिलती है बच्चे के लिए, उसमें पहले ये था कि 365 दिन तक 100% वेतन मिलेगा और उसके बाद 365 दिन और अनुमन्य है जिसपे 80% वेतन मिलना था। पहले अभी तक ये व्यवस्था थी, लेकिन अब ये कर दिया गया है। जो काफी कर्मचारियों की मांग आई थी, भारत सरकार में ऐसा ही है। ऊर्जा विभाग का है। ये लखवाड़ व्यासी जो डैम वगैरह बन रहे हैं, तो इसमें ये था कि जो लोकल लोग काम करते हैं वो छोटे छोटे काम खुद कर सकते हैं सहकारी समिति के माध्यम से। अल्प तकनीकी लघु कार्य परियोजनाएं वगैरह और सिंगल टेंडर से भी कर सकते हैं। पहले इसकी सीमा 5 लाख थी, ये काफी पुरानी सीमा तय की गई थी। तो आज कैबिनेट ने निर्णय लिया कि इसकी सीमा 10 लाख तक बढ़ा दी जाए। 10 लाख तक के छोटे जो कार्य हैं ये लोकल सोसाइटी जिसका कि ईपीएफ खाता वगैरह हो वो करवा पाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में मेधावी बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत मेधावी बालिकाओं को सम्मानित किया। जनपद स्तर पर इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में प्रत्येक जनपद से प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाली बालिका और विकास खंड स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र और स्मार्टफोन देकर पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर वर्ष 2022 और 2023 की टॉपर 318 बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग का परिवर्तन पोर्टल लॉन्च किया और बालिका निकेतन देहरादून की बालिकाओं को चंद्रयान की अनुकृति भी भेंट की। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेक प्रयास किए जा रहे। प्रदेश की अपनी सभी बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। हमारी बेटियों के साथ अन्याय करने वालों की उत्तराखंड और हमारे समाज में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का मुख्य सेवक होने के नाते प्रदेश की किसी भी बेटी का अपमान उनका अपमान है। ऐसा करने वालों के खिलाफ वे कठोरतम कार्रवाई करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 के संबंध में समीक्षा बैठक कर निर्देश दिए कि लोगों की शिकायतों का अधिक से अधिक समाधान हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी 60% शिकायतों का समाधान हो रहा है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि मार्च 2024 तक हम 80% शिकायतों का समाधान कर सके। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सीएम दर्पण डैशबोर्ड 2.0 का भी शुभारंभ किया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के गुड गवर्नेंस को उत्तराखंड रोडवेज ने धरातल पर उतारकर राज्य में नई नजीर पेश की है। निगम ने धामी सरकार के 2.5 साल में न केवल 20 साल के घाटे को मात दी, बल्कि रिकॉर्ड 56 करोड़ का मुनाफा कमाकर रोडवेज की बसों को नई रफ्तार दी है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री ने सचिवालय में परिवहन निगम के सचिव अरविंद सिंह झांकी और प्रबंध निदेशक डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। श्री राम मंदिर में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंगलवार को विकासखंड पाबो की खंडेश्वर मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रतिभाग किया। इस दौरान उनकी ओर से ब्लॉक को 70 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी गई। इसके साथ ही इस दौरान उनकी ओर से राजकीय महाविद्यालय पाबो का लोकार्पण भी किया गया। इस मौके पर मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश सरकार का मकसद प्रत्येक घर में जल पहुंचाने का है। इसी के माध्यम से आज उनकी ओर से 86 गांवों के लिए पाबो बिडोलस्य ग्राम समूह पेयजल पंपिंग योजना का शिलान्यास किया गया। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही अन्य योजनाओं का शिलान्यास भी उनकी ओर से कार्यक्रम के दौरान किया गया है, जिनका काम जल्द ही शुरू करवा दिया जाएगा। कई वर्षों से पाबो के लोग पानी के लिए बहुत परेशान थे और जब मैं विधायक बना तो हमने वादा किया था कि हम धारी देवी से पानी पी जाएंगे। और आज मैं प्रधानमंत्री जी का भी, मुख्यमंत्री जी का भी अपनी सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लगभग 46 करोड़ रुपये की लागत से अब पाबो के हर गांव को पानी दिया जाएगा। आज उसका भूमि पूजन विधिवत यहाँ पे हो गया है और धारी देवी में टैंक उसका बनना शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि 3-4 महीने में पाबो ब्लॉक के हर गांव को पानी मिल जाएगा और बहुत शुद्ध पानी मिलेगा। तो बहुत ऐतिहासिक आज दिन है और आज ही पाबो डिग्री कॉलेज बनके तैयार हो गया है। पाबो डिग्री कॉलेज का भी आज विधिवत जो है लोकार्पण हो गया है। अब पाबो के बच्चे न पौड़ी जाएंगे पढ़ने के लिए और न श्रीनगर जाएंगे। अब पाबो के बच्चे पाबो में। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देश भर में खुशी की लहर देखी जा रही। सनातन प्रेमियों की ओर से देश के सभी राज्यों में तमाम धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। किच्छा में भी नव युवक कला केंद्र के बैनर तले विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बाहर से आए कलाकारों ने तमाम कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान सुंदर सुंदर झांकियां भी सजाई गई। नगर के तमाम स्थानों पर शोभा यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान नगर को सुंदर तरीके से सजाया गया। नगर के सभी मंदिरों में राम भक्तों की ओर से विशेष पूजा अर्चना की गई। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में सनातन प्रेमियों ने शिरकत की। इस दौरान पूरा वातावरण जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। इस मौके पर किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ के नेतृत्व में तमाम कांग्रेसियों ने शोभा यात्रा का जोरदार स्वागत करते हुए सभी को राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा की बधाई दी। कांग्रेस विधायक ने कहा कि श्री राम हम सभी के आराध्य हैं और हम सभी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। देखिए, भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं, हमारे देवता हैं, हम उनको मानते हैं। अच्छा हुआ है आज एक लंबे समय से, कई सौ साल से जिसकी देश प्रतीक्षा कर रहा था कि एक न एक दिन राम मंदिर बनेगा, वो बनकर तैयार हुआ। आज उसका शुभारंभ हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है वहाँ पर। बहुत अच्छा हुआ है। मैं क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ और हमें भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलना चाहिए। हम सबको मिलकर उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर संकल्प लेना चाहिए आगे बढ़ने का। राम लला के जो आज प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हमारे पूरे क्षेत्र की जो जनता है, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, राम भक्त हैं, आप देखते हैं कि क्या उत्साह दिवाली के रूप में यहाँ मना रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी अयो भाग हमारे जो रामलला अपने मंदिर में आज पधारे हैं। मैं सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और एक यही संदेश देना चाहता हूं कि ये जो रामलला है, जो जिसने हमारे पूरे हिंदू, जो हमारा जो राम है, देश जो है पूरा राम है, भक्तिमय हो चुका है। और आज कार्यकर्ताओं में और महिलाओं में, बच्चों में और युवाओं में आप देख सकते हो कि कितना उत्साह है। सुबह से ही यहाँ पर 8 बजे से डीजे लगा रखा है, राममय, भक्तिमय भजन चल रहे हैं। बहुत ही उत्साह मनाया जा रहा है। जगह जगह आपने देखा होगा मिष्ठान वितरण हो रहे हैं, कहीं हलवे का प्रसाद है, कहीं चने का प्रसाद है। युवा मोटरसाइकिलों से झंडे हाथ में लेकर जय श्री राम का उद्घोष लगा रहे हैं। बहुत ही उत्साह है और दिवाली के पर्व, महापर्व के रूप में आज किच्छा में ये उत्साह मनाया जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को। दिनेशपुर में प्रेस क्लब की ओर से कम्युनिटी हॉल में पराक्रम दिवस का आयोजन किया गया, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी 127वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
मंगलवार को आयोजित हुआ कार्यक्रम देर शाम तक चला। इस दौरान कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से संबंधित गानों पर नृत्य और गायन किया। इससे पहले नगर में शोभा यात्रा निकाली गई और सुभाष चौक स्थित सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिक भी शामिल हुए, जिनका क्लब के कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार स्वागत किया। अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व सैनिक खड़क सिंह ने कहा कि भारत के इतिहास में सुभाष जी को जो प्रतिष्ठा सम्मान मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं मिला। उनकी याद में ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। और ये 127वीं जन्म जयंती है, जिसको हमारे देश की सरकार ने, हमारी केंद्र की गवर्नमेंट ने इस जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है, जिससे कि हमारे नई उम्र के बच्चों को अपने इतिहास का पता लगे कि वो कौन कौन से वीर सेनानी थे जिनके सर्वस्व न्यौछावर की वजह से हमको आज ये अच्छा दिन देखने को मौका मिल रहा है। तो आज इस पराक्रम दिवस पे हमारे यहाँ के प्रेस क्लब में बहुत अच्छा भव्य आयोजन किया है। मैं स्थानीय सभी मीडिया कर्मियों को इसके लिए साधुवाद देता हूँ कि नई पीढ़ी तक अपने महापूर्वजों का त्याग बलिदान को पहुंचाने का काम किया है। मैं इस जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन भारत के एक ऐसे इतिहास में इनका जो है, जो प्रतिष्ठा सम्मान इनको शुरू से मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। ये मेरे दिल में ये टीस जरूर रहती है। जिस इंसान ने यहाँ पर म्यांमार से लेकर के जापान तक का उनमें अपना एक सेना गठन किया था, उस सेना गठन करने के बाद कितनी इनको परेशानियां झेलनी पड़ी। और मैं एक चीज और कहूँ, अब देखिए उनके मृत्यु का जो बात अभी वो संशय रहता है, लेकिन जरूर है कि विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु थी ऐसा कहा जाता है। आज देश के अंदर में सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, राजगुरु ऐसे कई क्रांतिकारी हमारे योद्धा रहे हैं, जिनकी प्रेरणा स्वरूप आज हम सबको यहाँ पर देखने को मिलता है और उन्हीं के मार्गदर्शन में चलने का हम लोग एक प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा मानना। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में केंद्रीय वॉर रूम का उद्घाटन किया गया। वॉर रूम प्रभारी नवीन जोशी ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा के निर्देश पर प्रदेश मुख्यालय में वॉर रूम का विधिवत आरंभ किया गया। नवीन जोशी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की ओर से वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को वॉर रूम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वॉर रूम में सभी जिला कांग्रेस कमेटियों सहित बूथ स्तर की कमेटियों से लगातार संपर्क स्थापित करते हुए लोकसभा चुनाव की तैयारियों को गति प्रदान की जाएगी। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा 2024 में उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए वॉर रूम का स्थापित किया है और वॉर रूम का मुझको चेयरमैन बनाया। मैं पार्टी हाईकमान का धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी गलत तरीके से प्रचार प्रसार कर रही है, जो उन्होंने काम नहीं भी किए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के पास वो भेज रहे हैं, तो कांग्रेस ने ये वॉर रूम की स्थापना करी है। हम पूरे राज्य भर में पूरे पांचों लोकसभा सीटों में हमारे यहाँ पे डेस्क हेड बनेंगे और उनके साथ 2-2 कोऑर्डिनेटर हमारे यहाँ पे नियुक्त होंगे, जो पूरे लोकसभा क्षेत्र में जो हमारे ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं और जो वहाँ के लीडर हैं, स्थानीय लीडर जो हमारे हैं, उनसे संवाद स्थापित करेंगे और जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो बनेगा, जो घोषणा रहेगी, वो जनता तक लेके जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जो जुमले छोड़े हुए थे कि काला धन आएगा, 15 लाख रुपए हर किसी के खाते में आएंगे, यहाँ से बेरोजगारी खत्म होगी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा और किसानों की आय दुगनी करेंगे, ये सारी इनके जुमले साबित हुए हैं। हम ये सारे मुद्दों को लेके जनता के बीच में जाएंगे और वॉर रूम हमारा पूरी हर स्थिति पे यहाँ पे मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। हमारी पैनी नज़र भारतीय जनता पार्टी की जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उस पर रहेगी और हमारे वॉर रूम के जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो हमारे डेस्क हेड हैं, वो उस पर पैनी नज़र रखेंगे। निश्चित तौर पर हम पूरे राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामी है उसको जनता के सामने ले जाएंगे। निश्चित तौर पर जो हमारा आज वॉर रूम यहाँ पर स्थापित हुआ उसके सुखद परिणाम। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। अल्मोड़ा लोकसभा के कांग्रेस प्रभारी जीतराम ने कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, विधायक मनोज तिवारी, ब्लॉक अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, पीसीसी सदस्य, जिला पदाधिकारी और फ्रंटल अध्यक्ष शामिल रहे। इस मौके पर जीतराम ने कहा कि अल्मोड़ा लोकसभा के सभी 6 संगठन जिलों में कांग्रेस को मजबूत किया जाएगा। आज आयोजित बैठक में बूथ और जिले की समीक्षा की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और नैनीताल लोकसभा प्रभारी गोविंद सिंह कुंजवाल ने उत्तराखंड की सभी सीटों पर जीत के इरादे से चुनाव मैदान में उतरने की बात कही है। जी, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ जो लोकसभा सीट है उसके लिए हाईकमान ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है और यहाँ पर हमारे संगठन के 6 जिले हैं, जिसमें रानीखेत, अल्मोड़ा, डीडीहाट, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर हैं। और आज से हमने ये शुरू किया है कैंपेन। आज अल्मोड़ा ज़िले की हमारी आज मीटिंग है, यहाँ पर पूरे ब्लॉक अध्यक्ष, पीसीसी और हमारे जितने पदाधिकारीगण हैं उसमें। और आज हम बेसिकली अपने संगठन पे यहाँ पर बात रखेंगे कि हमारा संगठन कहाँ पर किस रूप में है, ब्लॉकों की क्या स्थिति है, बूथों की क्या स्थिति है, ज़िले की क्या स्थिति है, और उसका हम आज इवोल्यूशन करेंगे कि हमारे संगठन में क्या गतिविधियां हैं और कितने पदाधिकारी वगैरह वो पूर्ण है नहीं है, किस तरह से संगठन को मजबूत करना है, उस पर आज चर्चा होगी। क्या नया चेहरा देंगे लोकसभा में या वही? अब देखिए, ये तो अभी हम संगठन की बात करेंगे। चेहरा दूसरे पार्ट में है, हमारा पहले पार्ट में हमारा संगठन पे है। सभी जिलों के और सभी विधानसभाओं में हम संगठन पे मजबूत करेंगे पहले, और उसके बाद कैंडिडेट की बात, दूसरे फेज में हम कैंडिडेट की बात करेंगे। कैंडिडेट मजबूत करने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से हम कैंडिडेट को जो भी मजबूती होगा, जिसको जो भी हमारे कार्यकर्ता और तमाम पदाधिकारीगण जिसको भी हमारा रिकमेंड करेंगे, उसको हम हाईकमान तक उसका पहुंचाएंगे उसको, और जो भी यहाँ पर मजबूत स्थिति में होगा उस स्थिति में उसको हम जमीन पे उतारेंगे चुनाव में। इस बार हमारा लक्ष्य 5 ही सीटों को जीतने का है। उसके लिए बहुत मजबूती के साथ सारे लोग लगे हैं। और पहला आह्वान हमारे केंद्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, माननीय खड़गे जी जो है 28 तारीख को देहरादून आ रहे हैं, वो सबको दिशा निर्देश दे करके वहाँ से। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। युवा कांग्रेस उत्तराखंड की ओर से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता की गई, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर युवा कांग्रेस ने अपने अभियान रोजगार 2 न्याय 2 का पोस्टर जारी किया। इसमें एक मिस्ड कॉल नंबर भी जारी किया गया, जिस पर मिस्ड कॉल के जरिए बेरोजगार युवा इससे जुड़ सकेंगे। साथ ही युवा कांग्रेस ने कार्यकर्ता घर घर जाकर युवाओं को इस मुहिम से जोड़ेंगे। इस मौके पर युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शिवी चौहान ने कहा कि राहुल गांधी देश भर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। इसी को लेकर युवा कांग्रेस रोजगार 2 न्याय 2 मुहिम देश के युवाओं के लिए निकाल रही है। सरकार ने रोजगार देने का वादा करके देश के युवाओं के साथ जो अन्याय किया है, यह मुहिम उसके खिलाफ है। वहीं दूसरी तरफ इस मौके पर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमितर भुल्लर ने कहा कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाकर बेरोजगारी के खिलाफ, उत्तराखंड भर्ती घोटाले के खिलाफ और अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर युवाओं को इस अन्याय के खिलाफ जोड़ेंगे और अपनी आवाज बुलंद करेंगे। उठाने के लिए है। आज देश के प्रधानमंत्री ना तो ये बता पा रहे हैं कि देश में कितने लोग, कितने युवा बेरोजगार हैं, ना ये आंकड़ा दे पा रहे हैं कि एक साल में उन्होंने कितने युवाओं को रोजगार दिया। तो हमारा सवाल देश के प्रधानमंत्री जी से भी है कि कम से कम वो प्रेस के माध्यम से आके तो बताएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के युवाओं को तो बताएं कि कितने करोड़ रोजगार उन्होंने दिए। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया, लेकिन मेरे को लगता है कि 2 करोड़ तो अभी 10 साल में भी लोगों को 1 करोड़ भी नौकरी नहीं मिली। सरकारी पद आज दिन पर दिन खाली होते जा रहे हैं। जो हमारे लोग हैं वो रिटायर हो जाते हैं, सरकारी नौकरियों में पद नहीं भरे जा रहे हैं। युवाओं को लोन नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ जो बड़े घराने हैं उनको लोन दिए जा रहे हैं, उनके लोन माफ़ किए जा रहे हैं। छोटे कारोबारी को ख़त्म कर दिया जा रहा है। सिर्फ चुनिंदा 2-4 परिवार है जिनको उनके द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, या उनके लोन दिया जा रहा है, या उनके लोन माफ़ किए जा रहे हैं। लेकिन देश का जो छोटा मोटा व्यापारी है, युवा वर्ग है, जो आज काम करना चाहता है या
देश का जो युवा नौकरी करना चाहता है उसको नौकरी के संसाधन भी उपलब्ध। देखिए, जैसे हमने माननीय प्रभारी जी ने पहले बताया कि रोजगार दो न्याय दो मुहिम, जिसको हम आज ऑफिशियली लॉन्च किया है, उस मुहिम के माध्यम से हम इस प्रदेश के हर दरवाजे तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है। एक मिस कॉल नंबर भी जारी किया गया है, जिसके माध्यम से हम चाहते हैं कि युवा हमसे जुड़े, मिस कॉल करें और हमारे साथ जुड़ें और संवाद स्थापित हो, ताकि वो अपनी समस्याओं को और विस्तार से हमारे समक्ष रख पाएँ और हम उनकी लड़ाई जैसे हम पहले से लड़ते आए हैं उसको समाधान तक पहुँचा पाएँ। क्योंकि ये एक राजनीतिक विमर्श है और हमें एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में लोगों के बीच में जाना है। और युवा इस समय अगर उम्मीद से देख रहा है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहा है, क्योंकि आप देखिए कि हमारे प्रदेश में तो देश से भी ज़्यादा निराशाजनक स्थिति है। हमारे प्रदेश में जब युवाओं ने रोजगार मांगने की बात करी तो उनके ऊपर लाठियां भाजी गई। हमारे प्रदेश में जब भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की बात की गई तो क्या हुआ, इस चौराहों पर आप सब लोग उस बात के गवाह हैं। हमारे प्रदेश में जब अग्निवीर को लेकर के जब लोगों ने अपनी बात, युवाओं ने अपनी मन की बात रखनी चाहिए, तो सरकार के लोगों ने अपनी मन की बात सुनाई तो जरूर, लेकिन किसी युवा के मन की बात सुनने का काम नहीं किया। आज एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूँ। आज आप 2 साल 3 साल पहले भी आप जाते थे, ट्रैवल करते थे, और आज भी आप ट्रैवल करते होंगे। आज सड़क पर जो युवा जो पूरे जज्बे के साथ फौज में नौकरी करना चाहता था, फौज की तैयारी करता था और देश की सेवा करना चाहता था, उनकी संख्या में भी भारी कमी देखने को मिल रही होगी। लेकिन बेरोजगारी इतने चरम पर है कि सरकार 4 साल को छोड़ के अगर 2 साल की भी नौकरी निकालेगी तो युवा। हर साल की तरह इस बार भी राजधानी देहरादून में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। इस मौके पर जिला अधिकारी सोनिका मीणा ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और जिसकी तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी गई हैं। इसके साथ ही नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। जल्द ही सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी और सुरक्षा की दृष्टि से एसपी के निर्देशन में सभी तैयारियां की जाएंगी। 26 जनवरी का जैसे हम लोग हर साल ही हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, पीडब्ल्यूडी और हमारे जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, नगर निगम हो गए, एमडीडीए हो गए, सभी को हमने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं और हर साल की तरह हम। फिलहाल मेरे साथ अपनू उत्तराखंड में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।